जी अजहर साहब, आपको ख़ास तौर पे इसलिए मदऊ किया हमने कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू तो ये कानून है जो कि अब फाइनली उन्होंने सदर साहब को वापस भेज दिया उनके ऑब्जेक्शंस को इग्नोर करके। तो आज खुद नोटिस के ऊपर जो कि कानून में तब्दीली की जा रही है वो एक ओवरऑल तो इन इस्लाहात के कोई भी खिलाफ नहीं, मगर टाइमिंग और उसकी नीयत के ऊपर शक किया जा रहा है। हमें ये बताया गया कि आपने उसके खिलाफ पिटीशन आज हाई कोर्ट में शायद दाखिल कर दिया है। ज़रा उसकी तफसीलात बताएंगे कि आपकी क्या ग्राउंड्स हैं? बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब। बातें तो सिर्फ इतनी हैं कि हमने अदलिया की आज़ादी के लिए इतनी तहरीक चलाई है। हम अब मार्शल के अगेंस्ट देख लें, LFO देख लें, और उसके बाद इफ्तिखार चौधरी की जो तहरीक हमने चलाई थी ना, उसका मकसद था अदलिया की आज़ादी। लेकिन ये नहीं पता था कि इफ्तिखार चौधरी का एजेंडा कुछ और था। एजेंडा इफ्तिखार चौधरी का 2 एजेंडे थे जो हमें बाद में वाजे हो गए। एक तो उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना था और दूसरा अपनी मर्जी के जजेस भर्ती करनी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 में जब तहरीक आई और 2009 में फिर जजेस भर्ती किए गए। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं कि उसके बाद जो जजेस भर्ती किए 105 भर्ती किए, उसके बाद बार बार, अब मैं उनमें नहीं जाना चाहता, मुझे पता है कि कौन कौन से पोलिटिकल जजेस आए और क्या एजेंडा था। और वो एजेंडा क्या था? एजेंडा सिर्फ था कि नवाज शरीफ को उसकी मर्जी की अदलिया देना। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा। आज खुद नोटिस पे अगर आ सके कि इसके खिलाफ जो पिटीशन है उसको मैं अल्टीमेटली उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये बाकायदा क्या हुआ कि अब वो ही उनमें से अक्सरियत जजेस जो हैं वो इस पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। अब मामला सारा ये है कि इलेक्शन आगे पीछे नहीं हो रहे, बड़ी कोशिश करके देख ली, आइन का निफाज करना है। अब आइन के निफाज करते हुए देखा कि अब क्या किया जाए। वो फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है जो 1997 में की थी, अब उन्होंने यहाँ शुरू कर दी। इन्होंने कहा इसका क्या तरीकाकार किया जाए। इसके लिए फिर पूरे एक कंस्पिरेसी हैच की गई और ना कोई मौका ना कोई ऐसे हालात, और ये फिर एक कानून साजी का सोचा गया। और ये नॉवेलिटी का आइडिया कोई पता नहीं किसी वक्त कौन से साबिक जज साहिबान, हो सकता है इफ्तिखार चौधरी सारे एजेंडे के पीछे हो, वो वक्त के साथ सामने आएगा। ये कानून बन नहीं सकता। जो कोई इफ्तिखार चौधरी के अपने दौर की एक जजमेंट है, आपको याद होगा बाज मोहम्मद काकड़, जब मैंने यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवाया था PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774, तो इन्होंने नया कानून बनाया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012, और वो एक ही दिन में कानून पास हुआ कौमी असेंबली से, फिर सेनेट से। आसफ अली जरदारी स्पेशल जहाज पे आए और कानून का निफाज किया। वो चैलेंज किया हम लोगों ने, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। तो यहाँ ये 2 तरह से बात है। एक तो बात है कि जहां तक रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, जैसे 66 सेक्शन 67 के साथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, और चाहे वो आगे अगली प्रोविजन में आ जाए, नेशनल असेंबली की हैं या गवर्नमेंट चलाने की हैं। आप नाज़रीन के लिए जरा आसान अल्फाज में बता सकें कि आप ये कह रहे हैं कि रूल्स की तब्दीली नहीं की जा सकती, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके लिए आइन में तब्दीली चाहिए, ये कह रहे हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर पर बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो रूल्स बनाने हैं ये रूल्स उस इदारे ने बनाने हैं। अगर आप उसमें कोई तरमीम चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपील लेना चाहते हैं आर्टिकल 184, ये अच्छा आइडिया है। और इसके लिए कल इमरान खान साहब बैठे तो हमने तो कहा कि बाकायदा जो PTI के लोग भी तैयार हैं, आ जाएं इस हवाले से, आप MNS को ले आए अपना, और 2/3 सीट से बना दें, अपील का राइट दे दें आप। यानी पहले असेंबली में बैठकर आएंगे, आप एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन से अपील का राइट नहीं दे सकते हैं। 3 इश्यूज हैं बड़े। एक तो अपील की ये बात मैंने बता दी आपको, 184(3) में अपील दे दें। वो जो लेजिस्लेचर, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बड़े बड़े स्टॉलवर्ड थे, उनको नहीं पता था कि 184(3) में बराए इख्तियार दे रहे, इसको अपील भी देनी है। इसके लिए उन्होंने नजरसानी दी आर्टिकल 188 के तहत। ये आज भी प्रोवाइडेड है। यानी ये नहीं है, ये जो अपील ये लेना चाह रहे हैं, ये अपील नहीं दी जा सकती। इस अपील के लिए आइन में तरमीम होगी। फिर दूसरा जो बड़ा इशू है वो चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस देने का तो मसला ही कोई नहीं है। आज खुद नोटिस लेने के बाद बेंच ने हेयर करना है, और वो चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है PLD। ये आप कितना ये, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे सोच जो नज़र आती है वो ये है कि ये अगर कानून जब पास हो जाएगा तो ये इलेक्शन का प्रोसेस उसके ज़रिए के जी सुओ मोटो के ज़रिए हो ही नहीं सकता था। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है, हालांकि ज़्यादातर किसी जज ने भी जो डिसेंटिंग नोट भी दिए हैं उन्होंने 90 दिन के इलेक्शन की मुखालफत नहीं की है, मगर यहाँ पे इसके पीछे सोच नज़र आती है रोकना। तो ये कितने दिन में आपके ख्याल में पिटीशन का फैसला हो जाएगा? दूसरा, डायरेक्टली भी तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुतल्लिक कोई पिटीशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन भी हमने तैयार कर ली और इंशाल्लाह बुध वाले दिन हम सेपरेटली फाइल कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने हमने इसलिए फाइल की है कि एतराज लगा जाता है कि आप पहले मुतल्लिका कोर्टों में नहीं गए, आप हाई कोर्ट में नहीं गए। हाई कोर्ट में हम जा चुके हैं इस वक्त,
और हाई कोर्ट में देखिए 4 पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं। तीसरा पॉइंट हमने ये रख दिया कि बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। और इस वक्त जो फुल कोर्ट बनाने का ड्रामा लगा रहे थे, 8 जजेस मुख्तलिफ हालात में इस बारे में वाज़ेह तौर पर फैसला दे बैठे हैं कि चीफ जस्टिस का इस्तेकाक और चीफ जस्टिस ही कर सकते हैं, और कोई इस मामले में बेंच बनाने का इख्तियार नहीं ले सकता। इस वक्त अभी देखिए कर क्या रहे हैं ये, चूंकि अब आर्टिकल 75 के तहत पार्लियामेंट मुश्तरका ने पास कर लिया, तो सदर के पास आज भी 10 दिन है, तो 20 तारीख तक ये इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले क्या कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे, यानी सेक्रेटरी फाइनेंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग आ रही खड़ी है उसके खिलाफ। अपना जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो पैरा मिलिट्री फोर्सेज या रिजर्व वो अपना फोर्स के हवाले से देना है। और इलेक्शन कमीशन भी इतराज, अब हैरान रह जाएं कि इलेक्शन कमीशन बी टीम के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। सब सारे लोग इस मामले में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शन आगे ना हो सके। ये इलेक्शन कमीशन से ये याद आया कि आज उन्होंने सेनेट में और कौमी असम्बली में एक ख़त लिखा है कि आप आर्टिकल 57-58 जो कि इख्तियारात देता है इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने का इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने ये एक इस्तदा की है कि सदर का इसमें कोई इख्तियार नहीं है हमें रोकने का। और इवन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों फैसले हैं 1 मार्च का और 5 अप्रैल का, जिसमें उन्होंने क्योंकि इन्होंने 8 अक्टूबर की दे दी थी तो इसलिए 58 को यूज़ करके तो उन्होंने खुद ही फिर शेड्यूल दे दिया है। और गालिबन शायद उसके पीछे ये सोचती कि ये 58 के ज़रिए ज़्यादा तब्दील ना करें। अब उसके अंदर तब्दीली ये के लिए जो आज इन्होंने बिल पेश किया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली तो बात है इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, तारीख कब देनी है ये उसका इख्तियार है ही नहीं। ये आइन ने आर्टिकल 112 में सूबों की हद तक, 58 में सदर पाकिस्तान की हद तक, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये सबसे पहला काम उन्होंने पोल डेट देनी है, फिर निगरान सेटअप आना है। तो इलेक्शन कमीशन तो अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है ना, यानी इलेक्शन कमीशन कह रही है कि मैं पार्लियामेंट के रोल भी ले लूं, मैं आइन के अंदर जो रोल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के दिए हैं, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, उसका काम। और इस वक्त वो हुकूमत भी कर रही है। इस वक्त निगरान सेटअप जिस तरह लगाया गया पंजाब के अंदर, जिस तरह यहाँ बेईमानी हो रही है वो आप देख रहे हैं। और ये जो मांगा गया है ना, ये बदनीति जाहिर कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक टूल के तौर पर किरदार अदा कर रहा है, उसका कोई कंसर्न नहीं है डेट देने का। ये सारी बातें जो थी कि अगर 8 अक्टूबर के कोई वजूहत दे पाते तो 8 अक्टूबर की डेट आनी थी ना कोई वजूहत दे पाए, ना पैसों के हवाले से सेक्रेटरी फाइनेंस का जिम्मे डाला गया, सेक्रेटरी डिफेंस के हवाले से कहा कि आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज चाहिए। उसके अलावा ऐसे करना क्या है, पूरे साल में अरबों रुपए का जो बजट खा जाते हैं, क्या कर रहे हैं इन्होंने उसमें? तो अजहर सिद्दीक साहब उन्होंने तकरीबन ना कर ही दी है। अब अगर वो कल आके ये सारे जो वजारत खजाना, वजारत दिफा और जिनको बुलाया हुआ है वो कहते हैं कि जी नहीं, हमें इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि ये सहूलत मुयसर नहीं है,